नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 7 सुगम हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा माध्यम भाषा है। वैसे तो हम संकेतों के द्वारा भी दूसरों को अपने विचार समझा सकते हैं, जैसा कि आपकी पुस्तक में पहले चित्र में दिखाया गया है कि हरी बत्ती जलने का संकेत दे रही है। दूसरे चित्र में अध्यापिका विद्यार्थियों को शांत बैठने के लिए संकेत कर रही है और तीसरे चित्र में बच्चा माँ को बुलाने का संकेत कर रहा है। लेकिन सभी बातें संकेतों से स्पष्ट नहीं की जा सकती, इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा से हम अपनी बात अच्छी तरह समझा सकते हैं। भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि भाषा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन भाषा है। अर्थात भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और पढ़कर या सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं। इसके आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आप पहले चित्र में देख रहे हैं मौखिक भाषा। जब मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ एक बच्चा स्कूल से आकर अपनी माँ से बताता है कि माँ, स्कूल की तरफ से हमें पिकनिक पर मसूरी ले जा रहे हैं। तो माँ पूछती है, अच्छा पिकनिक पर ले जाने के लिए तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए, उसकी एक सूची बना लो जिससे कोई सामान भूल ना जाए। इस बातचीत में माँ बेटे को बोलकर एक दूसरे अपनी बातें समझा रहे हैं तथा एक दूसरे की बातों को सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। अब दूसरे चित्र में लिखित भाषा के बारे में बताया गया है कि जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे माँ, पिकनिक पर ले जाने के लिए मुझे इन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चा अपनी माँ को एक नोट देते हुए कहता है, तो माँ कहती है ठीक है। तो शाम ने पिकनिक पर ले जाने वाले सामानों की सूची लिखकर माँ को दी और माँ ने उस सूची को पढ़कर शाम की जरूरत को जाना। अब यहाँ समझ आता है कि शाम ने लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट किया और माँ ने शाम के भावों और विचारों को पढ़कर समझा। यही भाषा का लिखित रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा आदान प्रदान का उत्तम साधन है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के विषय में। मातृभाषा, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है, क्योंकि माँ बच्चे के सबसे नजदीक होती है। बच्चा अपनी माँ के द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उन्हें बोलना सीख लेता है। जिस भाषा को बच्चे की माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा आसानी से पंजाबी सीख लेता है और यदि मराठी बोलती है तो मराठी सीख लेता है। इसी तरह उसकी वह मातृभाषा बन जाती है। अतः वह भाषा
जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, अमेरिका में अंग्रेजी। और यहाँ हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को मिला। अतः भारत में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब पढ़ें राजभाषा के बारे में। राजभाषा जो भाषा देश के कार्यालयों यानी ऑफिसेस में और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी। अब यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, सिंधी, तमिल। अर्थात ये 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है। अगला विषय है हमारा बोली। बोली का अभिप्राय स्थानीय या घरेलू बोली से। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक कथाएं आदि इसको समृद्ध बनाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे अब राजस्थानी भाषा है लेकिन उसकी अनेक बोलियां, जैसे बीकानेरी बोली, मेवाड़ी, जोधपुरी बोली और जयपुरी बोली। तो भाषा और बोली में अंतर होता है। जैसे भाषा का क्षेत्र तो व्यापक होता है, बड़ा होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, उसमें प्रयोग में लाई जाती है। और दूसरा, भाषा का लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक सीमित होती है, उसका कोई साहित्य में प्रयोग नहीं होता। अगला विषय लिपि है। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अपने भावों और विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य ने लिखने के ढंग यानी लिपि का विकास किया है और इसी के माध्यम से वेद, पुराण आदि के ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। साहित्य रचना होने लगी और लोग सैद्धांतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने लगे। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है और इस तरह निश्चित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में जिस तरह कुछ वस्तुओं की पहचान उनके अलग अलग नामों से है, उसी तरह प्रत्येक भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऐसे ही हर भाषा की अपनी लिपि होती है। नीचे एक टेबल दी हुई है, इसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी भाषा, मराठी, नेपाली, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी गई है और उर्दू की लिपि फारसी है, फ्रांसीसी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब आता है मानक भाषा। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाती है, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक प्रचलित रूप होते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को
विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है, जो मानक रूप कहलाती है। जैसे कुछ शब्द दिए हैं नीचे, उन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। अमानक रूप है और मानक रूप। जैसे गए, यहाँ गए में या पर एक ही मात्रा, लेकिन मानक रूप में अब इसका परिवर्तन होकर गए बन गया। इसी प्रकार अन्य शब्दों को देखकर हम समझ सकते हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग आज हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानक रूप में करते हैं। अगले विषय को हम समझते हैं साहित्य। साहित्य लिटरेचर। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है। यह ज्ञान का संचित कोश है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जाता रहा है और एकत्र किया गया ज्ञान ही साहित्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। संचित कोश मतलब इकट्ठा किया हुआ खजाना, कोश। साहित्य के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं साहित्य: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहानियां, जीवनी, उपन्यास, नाटक, पत्र, ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और पद्य साहित्य जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है वे पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कविता, गीत, पद, दोहे आदि। अब जब हमने पहले जो विषय पढ़े, भाषा, बोली, और अब आया हमारा अंतिम व्याकरण, उसका भाग। व्याकरण शब्द का अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही हमें भाषा का असली परिचय देता है। व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एक रूपता बनी रहती है और व्याकरण की भाषा के मनमाने और अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाने वाला एकमात्र साधन है। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य को विस्तार से समझाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण मतलब अक्षर। इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उसके उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। और वर्णों से बनते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक रूप जब जुड़ जाते हैं, सार्थक शब्द का रूप बनता है, तो वो शब्द विचार कहलाता है। इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। और शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं वाक्य। वाक्य विचार, इसमें वाक्य की रचना, भेद, वाक्य विग्रह, विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमारे कुछ स्मरणीय बिंदु के द्वारा हम अपने पाठ को दोहरा भी सकते हैं। जैसे मन के भावों और विचारों को प्रकट करने वाली भाषा साधन भाषा कहलाती है। भाषा के 2 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मातृभाषा, जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्र भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं। राजभाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा है। साहित्य के प्रकार: गद्य, पद्य साहित्य। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण के भाग: वर्ण विचार, शब्द विचार,
वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है, शब्द विचार में शब्दों के बारे में विचार किया जाता है और वाक्य विचार में वाक्यों पर विचार किया जाता है। धन्यवाद।